हिंदुओं में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा हमें कुछ हजार रुपए मिल रहा है, कौम का भविष्य छोड़ो, खटाखट के चक्कर में नाती पोते कटाकट कटेंगे, कटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्तिगत सोच के चल रहे हैं कि कैसे हिंदुओं के प्रति घृणा और वैमनस्य का भाव रखते हैं अगर हिंदू समाज इनको हरा देता है, इनकी 240 सीट लेकर आता है। कि देखिए उनकी सोच देखिए, वो कहते हैं मुझे टॉयलेट मिला, मुझे आयुष्मान भारत में हेल्थ सिक्योरिटी मिली, मैं हैरान हूं के लिए कौन है हिंदू समाज। देखिए अब हिंदू समाज के लोगों देखिए क्या कर रहे हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर में टिकट दिया इन लोगों ने। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कौम का भविष्य देखना है। वो समष्टिगत सोच रख के चल रहे थे। बात फॉल्कन 2000 प्लेन, एक सीट का किराया 1 करोड़ रुपए। सुपर रिच को लॉकडाउन लगाने के पहले 121 फ्लाइट से उन सुपर रिच को हिंदुस्तान में बुलाया। बस यही एक अंतर है जो राहुल गांधी समझाना चाहते। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। फ्री की रेवड़ी देने वाली जो योजनाएं हैं उसका सबसे ज़्यादा विरोध जो पार्टी करती है उसका नाम है बीजेपी। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो यही बीजेपी पार्टी सबसे ज़्यादा फ्री की रेवड़ी बांटने की बात करती है। आपने अभी हरियाणा का चुनाव देखा था तो वहाँ पर इन्होंने चुनाव के पहले ही किसानों को मिलने वाली जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ा करके 6 से 10 हज़ार रुपये कर दिया था। जो 5 साल ये नहीं कर पाए थे उन्होंने ये चुनाव के समय कहा। साथ ही इन्होंने 4 साल बाद जो भी अग्निवीर लौट करके हरियाणा आएंगे उनको पक्की पेंशन वाली नौकरी देने का भी वादा किया। अब ये जो आम जनता है उसको तो ये पक्की पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अग्निवीर भाई वापस लौट के आएंगे उनको ये किस प्रकार से पक्की पेंशन वाली नौकरी देंगे, तो ये आने वाले समय में हरियाणा की जनता देखेगी कि कैसे बीजेपी की पार्टी उनके अग्निवीरों को पक्की पेंशन वाली नौकरी देगी। क्योंकि अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन चुकी है हरियाणा में। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ फ्री की रेवड़ी की। फ्री की रेवड़ी दोनों ही पार्टी हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो और चाहे सत्ता पक्ष वाली पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में फ्री की रेवड़ी बांटती हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है वो है बीजेपी। आज के डिबेट वीडियो हम देखेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यह कह रहे हैं कि कुछ लोग खटाखट के चक्कर में व्यक्तिगत फायदे के लिए वोट दे रहे हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि उनके भविष्य में नाती पोते खटाखट कटेंगे। वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने आगे यह भी कहा कि मैं मुसलमान कम्युनिटी का इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कितने भी फायदे सरकार से मिल रहे हों उसको दरकिनार करते हुए अपनी कौम के लिए वोट किया है। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल कौम या दीन के नाम पर ही वोट करने की ज़रूरत अब पड़ गई है? विकास के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर वोट करने की ज़रूरत नहीं है अब देश के वासियों को। केवल इसी बात पर दीन के नाम पर या आने वाले भविष्य के नाम पर ही वोट देना चाहिए। आपकी यदि सरकार बनी है या किसी भी पार्टी की सरकार बनी है तो उनका काम है कि वे अपने देश के निवासियों को सुरक्षा प्रोवाइड करें। वो चाहे सोशल सुरक्षा हो, इकोनॉमिकल सुरक्षा हो या पॉलिटिकल सुरक्षा हो, सभी प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सत्ता का काम है और जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं उनका काम है। इस प्रकार की बातें करना कि फ्री की रेवड़ी कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ले रहे थे वो गलत बात। और सुधांशु त्रिवेदी के इस स्टेटमेंट का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मामले में अंजना जी मैं मुस्लिम समाज की तारीफ करूंगा। तारीफ किस लिए करूंगा कि देखिए उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं मुझे टॉयलेट मिला, मुझे आयुष्मान भारत में हेल्थ सिक्योरिटी मिली, हेल विद इट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कौम का भविष्य देखना है। वो समष्टिगत सोच रख के चल रहे थे। हिंदुओं में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा हमें कुछ हजार रुपए मिल रहा है, कौम का भविष्य छोड़ो, खटाखट के चक्कर में नाती पोते कटाखट कटेंगे, कटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्तिगत सोच के चल रहे थे। और इसलिए लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, एकजुटता का बल जीतता है। अभय जी जवाब दीजिए। देश ने देख लिया समूचे, मेरे विद्वान प्रवक्ता साथी हैं, कि कैसे हिंदुओं के प्रति घृणा और वैमनस्य का भाव रखते हैं अगर हिंदू समाज इनको हरा देता है, इनकी 240 सीट लेकर आता है। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे, मैंने वीडियो भी जारी किया था कि 74 मुस्लिमों की जातियां ऐसी थी जिनको ओबीसी का आरक्षण में देता था, तब गर्व की बात होती थी। सुधांशु त्रिवेदी जी जब लेटरल एंट्री से आप आरक्षण पर वार कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने निर्भीकता से सवाल खड़ा किया और यू टर्न लेना पड़ा, तब आरक्षण खत्म करने का सवाल नहीं था। 4,80,000 पद हैं हमारे पीएसयूज में। क्या कहा सरकार ने कि उनका आरक्षण समाप्त, सब निजी हाथों में सौंप रहे हैं या आरक्षण पर वार। आप कहते थे 400 सीटें दो तो संविधान बदल देंगे। यह अस्मिता जाग गई, दलित अस्मिता।
बहुत राग अलाप रहे हैं। आपके लिए कौन है हिंदू समाज? देखिए अब हिंदू समाज के लोगों देखिए क्या कर रहे हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर में टिकट दिया इन लोगों ने। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का चुनाव लड़ाया इन्होंने। तालिब हुसैन, अमित शाह साहब गृह मंत्री का मंच साझा करता है, पाकिस्तान पोषित आतंकवादी। ये 25 नाम की लिस्ट है मेरे पास। मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया आपने? बताइए फिर क्यों घृणा का भाव रखते हैं? असली में मुद्दा क्या है जानते हैं? असली में ये बात इसलिए कर रहे हैं कि दलित समाज के साथ कुठाराघात करने की तैयारी है। ये पूरे देश के समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या कहा जिस दिन बिहार का जातिगत सर्वे आया? जनगणना नहीं थी, वो सर्वे था। तब भी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि ये पाप मत करो। प्रधानमंत्री जी, पाप नहीं है, ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। आपने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्या सर्वोच्च अदालत ने एफिडेविट दिया कि नहीं, कोई राज्य सेंसस नहीं करा सकता? जब बिहार और महाराष्ट्र ने ये मांग खड़ी की तो आपने कहा नहीं, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 ये सिर्फ केंद्र का हक है, हम नहीं कराना चाहते। बिहार के जातिगत सर्वे तक में आपने खिलाफ एफिडेविट दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, कहां है उसके डेटा? 4 साल लगे उस जातिगत जनगणना में। आपने खुद ने उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कहा कि जनवरी 2014 तक हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को सौंप दी गई थी। उसमें अरविंद पनागरिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 5 सदस्य थे, एक सदस्य का अपॉइंटमेंट नहीं किया, एक मीटिंग उसकी नहीं की और डस्टबिन में उस रिपोर्ट को डाल दिया। वही रिपोर्ट जारी करते थे कम से कम? नहीं, लेकिन आप कुठाराघात करना चाहते हैं। आप मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चला रहे हैं। सबसे ज्यादा दलित समाज, पिछड़े वर्ग और अंतिम पंक्ति का आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बर्बाद कर दिया आपने। 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ क्योंकि आपने नोटबंदी और गलत जीएसटी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, मजदूर किस वर्ग से आता है? मजदूर तो समाज के अंतिम पंक्ति का आदमी है। दर दर की ठोकरें खाने के लिए कोविड की आपने महामारी में उनको सड़कों पर छोड़ दिया। आखिरी बात, फाल्कन 2000 प्लेन, एक सीट का किराया 1 करोड़ रुपए। सुपर रिच को लॉकडाउन लगाने के पहले 121 फ्लाइट से उन सुपर रिच को हिंदुस्तान में बुलाया। बस यही एक अंतर है जो राहुल गांधी समझाना चाहते हैं। ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद इसलिए फैलाना चाहते हैं कि इनके पाप पर पर्दा डाल सके। हम वो होने नहीं देंगे। अब सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं। 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने का ख्वाब देखते हैं। हिंदू एकजुटता वाली जो रणनीति है वो भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है, ये उनका आरोप है। मैं क्रमवार जवाब देता हूं। जहां से मैंने बात समाप्त किया था उसका उत्तर नहीं दिया कि वो कटने की बात कैसे होती। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, SC ST OBC अगर 80 से 85% हैं तो पूरे भारत में थे ना। तो 80 साल पहले बांग्लादेश में भी तो थे, कहां चले गए? अगर पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी तो थे। वो पाकिस्तान वाले कहां चले गए? कट गए ना। और अभी आपने कश्मीर का नाम लिया। कश्मीर में जब बात आती सिर्फ कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? कारण कोई ऐसा राज्य हो सकता है अंजना जी जहां एक ही जाति पाई जाती हो ना? असंभव कोई ऐसा राज्य हो जहां दूसरी जाति पाई ना जाती हो। कश्मीरी पंडित केवल 5% है और जो नॉर्मली 5, 7, 8% से ज्यादा पंडितों की पॉपुलेशन नहीं होती थी। वो बचे 90% जो हिंदू थे, वो क्या हुए मेरे भाई? कट गए या कन्वर्ट हो गए। अन्यथा कोई बता दे पूरा एक राज्य जिसमें एक होते हो। और झूठ मानने पर क्या बोला जाता है? ये जून 2022 में जजमेंट हुआ सर। पूरा कर लें सर। अबे जी आप तो भद्रता से डिबेट करते हैं। बिहार के जातिगत सर्वे का डिसीजन बिहार की कैबिनेट ने जून 2022 में लिया, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। राहुल गांधी सरेआम झूठ बोलते हैं कि उनके कहने पे किया। इंप्लीमेंटेशन अगस्त 2022 में शुरू हुआ। 7 या 8 अगस्त के आसपास जदयू के साथ आरजेडी की सरकार बनी। तो डिसीजन हमारी सरकार का था। हल्ला आप मचा रहे हैं और ये सरासर फैक्चुअल झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोल चुके हैं कि मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में जब एजेंडा जारी किया गया बाहर, तो उन्होंने कहा जातिगत जनगणना को इंक्लूड करिए, पर कांग्रेस ने नहीं किया क्योंकि वो अपने घोषणा पत्र के लिए रिजर्व रखना चाहती थी, यानी इंडी गठबंधन के देशों के साथ वो। और आपने कहा सुपर रिच अभय दुबे जी, ये बताइए, अगर आप कहते उद्योगपतियों की बात मैं पहले भी पूछ चुका हूं, ये बिरला और टाटा और जमनालाल बजाज सुपर रिच नहीं थे? इसको अपने हिसाब से रहते थे ना महात्मा गांधी, उसमें बिरला हाउसी में रहते थे ना, तो क्या था?
वो तो आज उनमें है नहीं, तो सब हमारे टाइम में, आप हमारे टाइम बने। ये सब 2014 से पहले गुमटी लगाते थे करोल बाग में। इनने फंसा दिया इसको। ये बताइए, वो राडिया टेप में आया था कि एक ये तो हमारी दुकान है कांग्रेस पार्टी। ये सब जो आप करने का प्रयास करते, इसका एकमात्र उद्देश्य, मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य भारत की कंपनियों को कमजोर करना है, सरकारी हो या प्राइवेट। LIC डूब गया, झूठ निकला। SBI डूब गया, झूठ निकला। HAL डूब गया, झूठ निकला। आज तक मैं चुनौती में कहता हूं, एक विदेशी कंपनी के खिलाफ इनका बयान दिखाइए। एक विदेशी कंपनी के खिलाफ आप हमला नहीं करते। राहुल गांधी नौकरी कर चुके हैं ब्रिटिश कंपनी बैकऑप्स में। अभय जी, अंजना जी, कश्मीर से प्रारंभ इनने फंसा दिया इसको। कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पढ़कर आइए, आर्टिकल 370 होने के बावजूद वहां पर रिजर्वेशन था। 2004 का नोटिफिकेशन भूल जाते हैं। क्या कहा? हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ। कब हुआ जानते हैं? 1990, जब भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार थी, तब वहां पर 19 जनवरी 1990 को दीवारों पर चस्पा कर दिया कि हिंदू कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले जाएं। सिंहपोरा का हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हुआ। सारे सिख समाज के लोगों को गुरुद्वारे के बाहर लाकर काट दिया गया। नदी मार्ग का हमला कब हुआ? नदी मार्ग का हमला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरे के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर काट दिया गया। रघुनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप इस बात को समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी कैसी रणनीति बनाती हैं और जनता के ऊपर किस प्रकार से प्रेशर क्रिएट करती हैं। सुधांशु त्रिवेदी का यह कहना कि व्यक्तिगत फायदे के लिए लोग खटाखट की योजनाओं के चक्कर में पड़ गए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट दे दिया था। यानी कि खटाखट वाली योजना जो लोकसभा इलेक्शन के समय आई थी, वो कांग्रेस के नेता के द्वारा कही गई थी। तो यदि हम देखें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी ने भी इस प्रकार की रेवड़ी वाली योजनाएं जनता के लिए लेकर के आई थी, तो क्या उनके लिए ये व्यक्तिगत फायदा नहीं है? जिन लोगों ने आज हरियाणा में बीजेपी को जिताया है, क्या उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे से जिताया है या अपनी कौम के लिए आगे बढ़ाने के नाम पर जिताया है? तो इस प्रकार की जो बातें पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता करते हैं, उनको शायद अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब समय बदल चुका है और अब पॉलिटिक्स में एक अच्छी राजनीति की ज़रूरत है, जहां पर आप लोगों को सिक्योरिटी देते हुए उनका विकास कीजिए और ये लोग देश का विकास करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।